नमस्कार, वेलकम टू RCI's नवशिखर चैनल। आप सभी का RCI के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट। टू माय लेफ्ट इज मिस शिवानी अग्रवाल, शी इज स्पीच पैथोलॉजिस्ट एट एम्स, एंड टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज मिस रुचिका अग्रवाल at Army Hospital. Both the experts will be delivering messages and giving informations regarding the today's topic of discussion. तो मैं अपने viewers को request करना चाहूँगी उनके इस regard में जो भी questions हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आप अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, या किसी भी तरह के केसेस डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आज के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। वेलकम मैम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, इट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर बेसिकली फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सो इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें टोटली अबाउट द लर्निंग मटेरियल, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लर्निंग मटेरियल हम जो टर्म यूज़ करते हैं इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका? एक्चुअली दीज आर द मटेरियल्स विच, ये हम उन मटेरियल्स के बारे में या उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो हम यूज़ करते हैं इन बच्चों को सिखाने के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल हमारे मेथड्स होते हैं जो हम नॉर्मल बच्चों के साथ यूज़ करते हैं वो हम इनके साथ इन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है उनकी हियरिंग लॉस होता है, तो दे नीड सम स्पेशल मेथड्स एंड स्पेशल टूल्स। उन चीज़ों को हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में जाकर उनको सिखाते हैं। सो वी नीड सम स्पेशल मेथड्स। जी, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हम लोग डेवलप करते हैं ताकि हम इन बच्चों को सिखा सकें टीचिंग एजुकेशन सेटअप में बेसिकली। सो आज के प्रोग्राम में हम लोग पहले तो डिस्कस करेंगे वो कौन से जो मेथड्स हैं जो इन बच्चों को स्पीच सिखाने में यूज़ किए जाते हैं, और उसके साथ में ही हम उनका मटेरियल जो कैसे कर सकते हैं, जो मटेरियल डेवलपमेंट भी हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो आज आप डिटेल में हमें डिफरेंट अप्रोचेस मेथड्स के बारे में बताएंगे, और उसी के साथ हमें ये बताएंगे कि उन मेथड्स को अगर हम प्रयोग में लाते हैं, प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं। जी। So there are three extensively used approaches for teaching speech to the hearing impaired. These approaches are auditory global approach, multisensory syllable unit approach and developmental model. एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को स्पीच सिखाने के लिए 3 मेथड्स आर देयर। 3 मेथड्स हैं। एक फर्स्ट इज़ एन ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच, सेकेंड मेथड है मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट अप्रोच, एंड द थर्ड मेथड इज़ डेवलपमेंटल मॉडल। ये तीनों के तीनों all these 3 methods they differ in the sensory channel used, the size of the unit of speech used for teaching, the way in which the teacher can elicit the speech. जो हमने 3 मेथड्स हैं स्पीच सिखाने के लिए एक हियरिंग इम्पेयर्ड को, ये तीनों आपस में डिफ़र करते हैं कि हम कौन सी चीज़ को लेकर कौन सा सेंसरी ऑर्गन लेकर हम उनको वो चीज़ सिखा रहे हैं। एज वी ऑल नो दैट वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन। तो कौन सा हम चैनल यूज़ करते हैं, सेंसरी मोड यूज़ करते हैं उनको स्पीच सिखाने के लिए, इस चीज़ में डिफ़र करते हैं। एंड देन दे डिफ़र कि क्या हम सिखा रहे हैं और हम कैसे सिखाएंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि अप्रोचेस, जो 3 अप्रोचेस बताई, तो मैम जैसे कि मैं शिवानी मैम से पूछना चाहूँगी कि आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं? जो ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिसमें हम मोस्टली लिसनिंग पर काम करते हैं बच्चों की। जी। उसमें क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए हम सिर्फ बच्चों को ये बोलते हैं कि पे अटेंशन टू लिसनिंग, जितना वो सुनेंगे उतना ही अच्छे से वो लैंग्वेज डेवलप कर पाएंगे। एक नॉर्मल बच्चा जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है वो लैंग्वेज सुन कर एक्वायर करता है।
यही अप्रोच हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ भी यूज़ करना चाहते हैं कि बच्चा जितना सुनेगा, जितना अच्छा सुनेगा, जितना सुनने पर ध्यान देगा, वो उसी तरह से लैंग्वेज सीखेगा और उसकी स्पीच की क्लैरिटी भी वैसे ही आएगी। इसीलिए आसपास के या जो भी थेरेपिस्ट हैं या जो पेरेंट्स हैं, सबको ये एम्फसाइज़ किया जाता है कि आप बच्चे की सुनाई पर काम कीजिए। जैसे एक नॉर्मल बच्चा 1 साल की एज पर बोलना शुरू करता है, इसी तरह से जब हम बच्चे को रिहैबिलिटेट करते हैं, जैसे अगर उसको हियरिंग एड लगाया या इम्प्लांट लगाया, तो उसके बाद वी गिव देम ट्रेनिंग रिगार्डिंग लिसनिंग, ताकि वो सुने और लैंग्वेज सीखें। इस तरह से सीखी हुई लैंग्वेज, जो बच्चे ने लैंग्वेज सुनकर एक्वायर करी है, वो बच्चा कभी भी भूलता नहीं है, बिकॉज वो सुनकर ध्यान देकर तब वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। वेरएज़ जो बच्चे लैंग्वेज सीख कर याद करते हैं, या जैसे उनको सामने बैठकर या थ्रू अदर अप्रोचेस जो उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है, अगर उस तरह से बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो वो एक काइंड ऑफ मगिंग अप हो जाती है। उन्होंने वर्ड्स सीख लिए, उनको रटे रटाए वर्ड्स सिखा दिए, और हाउ टू यूज़ दोज वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस, वो उन बच्चों को नहीं पता चल पाता है। बिकॉज एक सेंटेंस में सिर्फ वर्ड्स या सिर्फ नाउन्स नहीं होते हैं, उसमें और भी कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस होते हैं। दैट गिव्स अ मीनिंग टू द सेंटेंस। यस, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए टू टीच देम ऑडिटरी वर्बली थ्रू लिसनिंग, तो बच्चे पूरा सेंटेंस सुनते हैं, पूरे सेंटेंस पर ध्यान देते हैं क्या बोला जा रहा है, एंड देन दे पिक अप लैंग्वेज लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। जी मैम, लाइक यू हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऑडिटरी वर्बल थेरेपी एंड हाउ टू यूज द डिफरेंट सेंसेस दैट मैम हैज टोल्ड, सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर द डिफरेंट prerequisites that need to have like to develop speech and language in a children. इसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। बच्चे का जितनी जल्दी आपको पता चल जाए कि उसको सुनाई की तकलीफ़ है, इमीडिएटली उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। दैट मीन्स उसको हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाकर जितना जल्दी हो सके ये होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिले इन दैट। सेकेंडली, द चाइल्ड शुड गो फॉर थेरेपी। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट्स, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। वहाँ पर मोस्टली पेरेंट्स होते हैं कि अब हियरिंग एड लगा दिया, कॉक्लियर इम्प्लांट करा दिया, तो अब काम ख़त्म हो गया, अब बच्चा अपने आप सुनने तो लग गया है, बोलने भी लग जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बच्चा सुनने ज़रूर लगा है, लेकिन उसके बाद उसको लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए उसको थेरेपी कराना, हाउ टू यूज़ द हियरिंग एड या जो भी डिवाइस बच्चे ने लगाया, हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली टू लिसन एंड टू एक्वायर स्पीच। उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी कैसे होना चाहिए? येस, ऑल दीज devices they only give help in terms of listening, but उसको use करना वो सिखाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। So that is one very important prerequisite कि एक early identification हो गई। Secondly, the device that has been given to the child should be according to his hearing loss. Hearing loss कितना है और उसके accordingly उसको hearing aid देना ज़रूरी है। Third is the availability of a speech therapist, of an auditory verbal therapist, जो बच्चे को उस हिसाब से ट्रेन कर सके। Fourth, even the parents should be educated to some extent. नहीं तो पेरेंट्स को आप समझा रहे हैं क्या करना है, if the parents don't understand, तो वो घर जाकर कैरी ओवर कैसे करेंगे बच्चे? प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। Yes, तो at the time of therapy जो भी थेरेपिस्ट करा रहे हैं, the parent should be present at the time of therapy, ताकि वो सीख सकें कैसे कराया है, क्या कराया जा रहा है, so that it can be carried over at home. Plus then they can also see, parents ये भी देख सकते हैं कि क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है at the time of therapy, तो the same material can be bought by them, या बनाया जा सकता है, easy जो सामान होता है तो वो बनाकर the same thing can be taught to the child. जी। और prerequisites में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शांत एनवायरनमेंट चाहिए। जितनी ज़्यादा शांति हो, आसपास आवाज़ कम हो, नॉइज़ कम हो, उतना ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ट्रेन करना, उनको भी इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि बच्चे के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। नहीं तो पेरेंट्स तो इंसिस्ट करते हैं कि बच्चे से पीछे से बात करो, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच यूज़ करो, बट द अदर पीपल एट होम दे आर नॉट एबल टू
अंडरस्टैंड दिस। तो वो बच्चे के साथ सामने से ही बात करते हैं, दे डोंट पे अटेंशन टू लिसनिंग, दे डोंट एम्फोसाइज, इस बात पर जोर नहीं देते हैं बच्चे के कि वो सुनकर काम करें। तो इमीडिएट फैमिली जो है उनको भी अवेयर कराना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे कि आपने प्री रिक्विजिट्स बताया और उसमें हमने देखा कि डिफरेंट प्री रिक्विजिट्स फॉर डेवलपिंग स्पीच एंड लैंग्वेज इन अ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, उसमें हमने डिफरेंट देखे कि जैसे प्रॉपर एनवायरनमेंट स्टिमुलेशन होना चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट शांत होना चाहिए, देयर शुड बी अ क्वाइट एनवायरनमेंट सो दैट द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द वॉइस एंड द डिफरेंट साउंड्स दैट ही वांट टू लर्न। और क्योंकि हम उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करने के लिए हमें इन सब कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में, लेवल क्या है बच्चे का और उसको किस तरीके से कैरी ओवर करना है, थेरेपी जो स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको किस तरीके से फॉलो करना है, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग स्पीच सिखा सकते हैं। देन वो जो मेथड्स हैं वो कैसे आपस में डिफ़र करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द अप्रोचेस प्लेसेस ऑन द देर आर फोर वेज, देर आर फोर स्टेजेस इन विच जैसे कि हम लोग स्पीच को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। The child is provided with speech and language stimulation. Child imitates speech. Child respond to speech of others by answering rather than imitating spontaneous speech. In other words, the child initiates speech or begins to speak on his own without stimulation from others. इस स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक नॉर्मल बच्चा या एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा जो है वो स्पीच को सीखता है। जैसे कि पहला जो मेथड है जिसमें बच्चा को अगर अपने इन्वायरमेंट से स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब आसपास उसके लोग जितने जो बातें कर रहे हैं उनको वो सुनता है, समझता है और फिर बोलना शुरू करता है। जो महाभारत में अभिमन्यु की स्टोरी है, इट इज़ रिलेटेड टू दैट ही स्टार्टेड लिसनिंग। उसको अपनी मॉम के वोम से ही सुनाई देने लग गया था एंड फ्रॉम देयर ही नोज़ कि वो कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है। तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 1-1.5 साल तक बच्चा सुनता है। हम उससे बातें करते हैं, आहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, वो सुनता है, समझता है और फिर 1.5 साल की उम्र में जाकर अपना फर्स्ट वर्ड जो है इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुली निकालता है। सो ये एक मेथड है। कई थ्योरीज बोलती हैं स्पीच लैंग्वेज सीखने का। कई लोग बोलते हैं कि बच्चे स्पीच को इमिटेट करते हैं, जो कोई आपस में जो बोल रहे हैं अपने जो आसपास के लोगों को देखते हैं उनकी स्पीच को इमिटेट करते हैं और वो ऐसे स्पीच को सीखते हैं। कई लोगों का कहना है कि लोग इमिटेट नहीं करते हैं, उनसे कोई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको आंसर करने के लिए, अपने आप को दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए ये एक मेथड होता है उनको स्पीच सिखाने का। बट कई लोग बोलते हैं कि वो जस्ट बिकॉज दे वांट टू टॉक, दे वांट टू कम्युनिकेट, उनको आपस में किसी से बात करनी होती है, इसीलिए वो स्पीच सीखते हैं। सो देयर आर 4 मेथड्स और 4 थ्योरीज विच हैव बीन प्रपोज्ड कि एक जो स्पीच है वो कैसे डेवलप होती है। अब जो हमारे 3 मेथड्स हैं, ऑडिटरी, ग्लोबल मेथड, मल्टी सेंसरी मेथड और डेवलपमेंटल मॉडल, इनको हम लोग थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे कि ये आपस में कैसे डिफ़र करते हैं। एक तो हमने पहले कि ये सेंसरी चैनल, कि आप कौन सा सेंसरी चैनल यूज़ कर रहे हैं सिखाने के लिए बच्चे को स्पीच में, उस वे में डिफ़र करते हैं। ऑडिटरी ग्लोबल मेथड में जैसे कि मैडम ने बताया कि हम लोग ऑडिशन यूज़ करते हैं। मल्टी सेंसरी मेथड में हम सारे सेंसर्स को इस्तेमाल कर बच्चे को एक स्पीच सिखाते हैं। एंड इन डेवलपमेंटल मॉडल ऑल्सो मल्टी सेंसरी मॉडल। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड किस बच्चे के साथ यूज़ करेंगे। जैसे आपने जब प्री रिक्वेस्ट पूछा जी, तो ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की कैसी कंडीशन है। अगर जो उसका लॉस कम है और जो उसने हेयरिंग एड लगाया है वो उससे उसको अच्छा सुनाई देता है, जो हमारा स्पीच बनाना कर्व होता है उसके अंदर उसके थ्रेशोल्ड्स लाई करते हैं, एडेड थ्रेशोल्ड्स लाई करते हैं और
उसके इन्वायरमेंटल उसके पास इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन है, पेरेंट्स मोटिवेटेड है और कोई उसके पास एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बच्चा ऑडिटरी ग्लोबल थेरेपी या ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच के लिए सही है। मतलब ये उसके सारे साथ मतलब हम जैसे अप्रोचेस जो हम सेट करेंगे कि जैसे आपने बताया कि हम किस तरह का सेंसरी अप्रोच यूज करेंगे, तो वो तो असेसमेंट के बाद ही बच्चे का पता चलता है कि हम उसके साथ हम कौन सा जो मेथड है वो हम जी। यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज एन ऑडिटरी ग्लोबल मेथड के अंदर हम ऑडिशन करते हैं और उन बच्चों के साथ करते हैं जो हमने पहले अभी डिस्कस किया, जिनकी हेयरिंग एड ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिनके हेयरिंग थ्रेशोल्ड्स स्पीच बनाना कर्व में लाई करें, जी। जिनके पास एडिक्वेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन हो, जिनके पास कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम ना हो और दे आर मोटिवेटेड, एंड उनको जो हेयरिंग एड या फिर जो भी है वो अर्ली आइडेंटिफाई होकर और सही एज में बिफोर द क्रिटिकल पीरियड 2-3 ईयर्स में लग गया हो। देन मल्टी सेंसरी मेथड में हम सारे सेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑडिशन भी यूज़ कर लेते हैं, लिप्स भी यूज़ कर लेते हैं एंड टेक्टाइल मेथड भी यूज़ कर लेते हैं, टच करवा के भी हम वी ट्राई टू यूज़ ऑल द सेंसरी methods to teach the child in the developmental model। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो, जिनके हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो और उनको हेयरिंग एड से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए ये मेथड्स हैं। देन साइज ऑफ यूनिट, हम इसमें ऑडिटरी ग्लोबल मेथड में जैसे मैम ने बताया कि हम इसके ऊपर एक वर्ड लेवल के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम बच्चे के साथ सेंटेंसेस में बातें करते हैं। वी ट्राई टू टीच हिम द सेंटेंस, और मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चे को आप पूरी एक लैंग्वेज दे देते हैं उससे वो कैच करता है, वैसे ही इस मेथड में वी डोंट वर्क एट द वर्ड और अ सिलेबल लेवल, वी ट्राई टू वर्क की सेंटेंसेस के ऊपर, कि भाषा देते हैं बच्चे को। एंड मल्टी सेंसरी मेथड में वी यूज़ सिलेबल एंड डेवलपमेंटल मॉडल में वी यूज़ फोनीम। सिलेबल होता है एक वोवल प्लस एक कॉन्सोनेंट, ऐसे का, की, के, दीज आर द सिलेबल। फोनीम होता है जब एक साउंड के साथ मीनिंग जुड़ जाए, जैसे हाँ, हाँ भी एक सिलेबल है बट इट हैज़ अ मीनिंग इन इट, कि हाँ मतलब येस इंग्लिश में, तो दैट बिकम्स अ फोनीम। way in which teacher can elicit, there are various steps in all the methods which we will be discussing, and importance of 4 phases जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, कि जो 4 थ्योरीज थी कि एक बच्चे में स्पीच या लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच फर्स्ट फेज को यूज़ करती है, दैट इट प्रोवाइड स्पीच एंड दैट बच्चे के पास आसपास के इन्वायरमेंट पे स्पीच होनी ज़रूरी है, वो आसपास के इन्वायरमेंट से ही लैंग्वेज सीखता है जितनी उसको स्टिमुलेशन मिलती है। जो मल्टी सेंसरी मेथड है वो सेकेंड फेज के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट एक चाइल्ड इमिटेट करता है स्पीच को। जो डेवलपमेंटल मॉडल है इट डिपेंड्स अपॉन कि इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन कि आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। एक्चुअली ये मेथड्स हैं जिससे हम लोग स्पीच सिखाते हैं। अगर आप किसी के साथ ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर लैंग्वेज स्टिमुलेट करके वैसे उसको सिखाएंगे। अगर आप मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अपने पीछे पीछे इमिटेट कराएंगे, विदाउट, इट कैन बी विदाउट एनी मीनिंग। एंड इन द डेवलपमेंटल मॉडल आप उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में सिखाएंगे। तो जैसे ये जो तीनों अप्रोचेस के बारे में आपने बताया कि जिसमें हम देखेंगे कि डिपेंड करता है कि बच्चे का असेसमेंट क्या निकला है, क्या डायग्नोसिस निकली है, कितना लेवल है बच्चे का, इन कुछ बातों पे है रखते हुए ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी अप्रोच बच्चे के साथ यूज़ करनी है। और इन अप्रोचेस को यूज़ करते टाइम हमें ये जो आपने फैक्टर्स बताए इनका प्रयोग करना है। जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे ऑडिटरी वर्बल अप्रोच की, इन दिस अप्रोच द इंस्ट्रक्शंस एंड द टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर टीचिंग आर चोजन सिस्टमैटिकली। दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड मेथड्स। Different terms or labels are used for different methods. Example, auditory oral, acouphedic, auditory verbal and acoustic method. जो अभी तक हम ऑडिटरी वर्बल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच
is the same as auditory verbal और acoupetic approach and the acoustic method. इसके different नाम हैं, different जी। कोई कुछ नाम से बात मतलब करते हैं। synonyms can be Synonyms, used. yes, they are synonyms. Auditory global approach में there are certain principal features which are common to these methods, which are as follows. The primary, although not the only channel used for speech development, is auditory channel. The main input given to the child is fluent connected speech. The first phase of speech acquisition, which is stimulating the child with a number of speech patterns, is considered to be the most important. जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे कि ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच में सबसे ज़रूरी है ऑडिशन, ऑडिटरी चैनल पर ध्यान देना है। इसके लिए बच्चे की हियरिंग के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की हियरिंग पर काम करने के लिए उसका एड या जो भी डिवाइस वो यूज़ कर रहा है हैज़ टू बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू हिज हियरिंग इम्पेयरमेंट। जितना उसको हियरिंग लॉस है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको हैबिलिटेट कर दिया, उसको हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट दे दिया, सो दैट हिज थ्रेशोल्ड्स हियरिंग एड लगाने के बाद या इम्प्लांट लगाने के बाद उसके जो थ्रेशोल्ड्स हैं दे शुड लाई विद इन द स्पीच बनाना। दैट मीन्स उस डिवाइस से उसको बेनिफिट मिल रहा है। So only then you can use the auditory approach for such a child. Secondly, like Ruchika discussed earlier कि we don't have to use syllables. यहाँ पर हम बच्चे को words या sounds नहीं सिखाते, यहाँ पर we use fluent connected speech ताकि बच्चा सिर्फ words नहीं सीखे, पूरे sentences सीखे, language सीखे। जितने वो सेंटेंसेस सुनेगा, जितने वो सेंटेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करेगा, उनको इमिटेट भी करेगा टू सम एक्सटेंट, तभी उसको लैंग्वेज फ्लुएंसी आएगी लैंग्वेज में, और उसको ये पता चलेगा कि एक सेंटेंस में देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। सिर्फ वर्ड्स या सिर्फ नाउन्स बोलकर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। द सेंटेंस हैज़ टू बी मीनिंगफुल, इट शुड कन्वे सम मीनिंग टू द पर्सन जिससे वो बात कर रहा है। थर्ड इज़ स्पीच एक्विजिशन। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे के साथ मैक्सिमम बात करें ताकि उसको एनवायरनमेंट से इतनी लैंग्वेज मिले ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लैंग्वेज डेवलप कर सके। एंड जितना उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, जितना वो क्लियर सुनेगा, उतना ही क्लियर वो बोलेगा भी। नहीं तो वी हैव सीन कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की स्पीच काफ़ी डिस्टॉर्टेड होती है, दे आर नॉट क्लियर, उनकी बात समझ में नहीं आती। टिपिकल हियरिंग इम्पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी स्पीच के होते हैं। सो देन वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हियरिंग एड से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा होता, एंड दे आर नॉट पेइंग टू मच अटेंशन टू लिसनिंग, जिसकी वजह से दे डोंट पे अटेंशन टू स्पीच, इसीलिए उनकी स्पीच भी डिस्टॉर्टेड होती है। मतलब कोई मीनिंग नहीं होता उसका, नॉन मीनिंगफुल होती है। नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि एक साउंड जो है वो उनकी क्लियर नहीं निकलती। साउंड, स्पीच साउंड्स जो हैं जैसे स, श, ये साउंड्स वो बच्चे बोल ही नहीं पाते। साउंड्स आर नॉट क्लियर बिकॉज लैंग्वेज तो वो अक्वायर कर रहे हैं जी, लेकिन स्पीच क्लैरिटी लाने के लिए उनका जो हियरिंग, जो भी उनका डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं, इट हैज़ टू गिव प्रॉपर एम्फोसिस, प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन इन द हाई फ्रिक्वेंसीज ऑल्सो, सो दैट द स्पीच कैन बी प्रॉपरली क्लियर। यस, तो इसके लिए उनको सुनने पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जी। जैसे कि मैम आपने बताया कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की हम बात कर रहे थे, कुछ प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जो हमने 1 by 1 करके डिस्कस किए, और उसमें हमें देखा कि मेन जो हमारा मोटिव होता है, मेन जो गोल होता है, इट्स अबाउट द क्लैरिटी। और हम बच्चे को एक सेंटेंस फॉर्म में सिखाते हैं, सेंटेंस दैट शुड गिव द मीनिंग टू समथिंग इन सम कॉन्टेक्स्ट, इट शुड बी देयर टू सम कॉन्टेक्स्ट। सो वी विल बी डिस्कसिंग अदर अप्रोचेस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता
यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है? बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था और हमारे एक्सपर्ट ने एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया। तो आइए इसके कंटिन्यूएशन में हम इस अप्रोच के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल फीचर्स विच आर कॉमन टू दीज मेथड्स। जो अभी तक हमने अप्रोचेस की बात करी है, देयर आर सर्टेन मेथड्स विच आर कॉमन
The primary, that is, although not the only channel used for speech development, is auditory channel. The main input given to the child is fluent connected speech. The first phase of speech acquisition, which is stimulating this child with a number of speech patterns, is considered to be the most important. इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं कि ऑडिशन इज़ ऑल्दो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल, लेकिन आपको अदर चैनल्स भी यूज़ करने चाहिए. Secondly, according to this approach, in order to achieve intelligible speech, auditory channel, that is the use of hearing or use of auditory feedback, is most important for the following purposes. One is you should direct the spoken language to the child to elicit specific units of speech and for monitoring speech. That means कि इस अप्रोच के ताकि बच्चा एक इंटेलिजिबल स्पीच बोल सके, उसको समझ आ सके, इसके लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सुनने पर काम किया जाए एंड इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि बच्चा जो बोल रहा है वो अपनी ही आवाज़ को सुने भी, ताकि उसको अगर वो कुछ गलती करता है तो वो अपने आप को करेक्ट भी कर सकते. जैसे हम आपस में अगर हम बात करते हैं, हम किसी से हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हम कुछ भी गलती करते हैं बोलने में, हम ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट कर पाते हैं. तो दिस इज़ बिकॉज हमें ऑडिटरी फीडबैक है, हम जो बोल रहे हैं वो हम सुन भी रहे हैं. तो द सेम थिंग हैज़ टू बी टॉट टू द चाइल्ड ऑल्सो. ये इस चीज़ पर हमें बच्चे के साथ जोर देना है कि बेटा जो बोल रहे हो वो सुनो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो. सेल्फ फीडबैक, ऑडिटरी सेल्फ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चा अपनी स्पीच को, अपनी लैंग्वेज को खुद मॉनिटर कर सके टू सम एक्सटेंट. नेक्स्ट, वी हैव टू एलिसिट स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ स्पीच. इसका मतलब ये कि हम लैंग्वेज पर जब काम कर रहे हैं तो अगर हमने कोई टारगेट वर्ड या कोई टारगेट कॉन्सेप्ट हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उस पर काम किया जाए ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ जाए और उसको इस्तेमाल कर सके आगे फर्दर लैंग्वेज डेवलपमेंट में. थर्ड इज़ द चाइल्ड शुड बी एबल टू मॉनिटर हिज ओन स्पीच सो दैट अगर कहीं वो गलती करता है, जैसे हमने भी बात करी थी, अगर वो गलती करता है, ही शुड बी एबल टू मॉनिटर हिज ओन स्पीच एंड लैंग्वेज. जैसे कि इसमें मैम आपने बताया कि सेल्फ फीडबैक होगा, तो आई थिंक इसके साथ एक और एसोसिएटेड फीचर हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी बच्चे में होनी चाहिए, तभी वो सोच सकता है कि मैंने ठीक बोला है या नहीं. एग्जैक्टली. क्या होता है कि बच्चे दीज चिल्ड्रन आर सो यूज्ड टू कि उनको जब भी कोई वो काम करते हैं, अगर सही काम किया तो भी दे लुक एट द पेरेंट या द थेरेपिस्ट इनकरेजमेंट के लिए कि क्या मैंने सही किया. बच्चे को कॉन्फिडेंस अपने पर नहीं आ पाता है कि वो हर चीज़ के लिए पूछता है कि क्या मैं सही हूँ, इवन दो ही नोज़. तो इस चीज़ के लिए अगर हम बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं विच ही इज़ यूजिंग, सिमिलरली फॉर ऑडिटरी फीडबैक ऑल्सो, जब बच्चा कुछ सुन रहा है तो उसको अपने आप से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है. सो इट बूस्ट्स हिज मोरल ऑल्सो, हिज कॉन्फिडेंस ऑल्सो. Now the teacher या जो भी therapist हैं, they should always remember the following points: that the child is using suitable or appropriate hearing aid which has been prescribed to him by an audiologist. The teacher should talk to the child at an appropriate distance and volume should be so that the speech signal reaches the child adequately. Ensure that the noise in the surrounding is less, and there should be adequate light on the teacher's face in order to enable the child to observe teacher's articulatory movement. This is just जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा जो हियरिंग एड यूज़ कर रहा है, इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एन ऑडियोलॉजिस्ट एज पर हिज हियरिंग लॉस. जितना हियरिंग लॉस बच्चे को है उसके अकॉर्डिंगली हियरिंग एड उसको लगा होना चाहिए. सेकेंडली, द टीचर शुड टॉक, या जो थेरेपिस्ट है, शी शुड टॉक टू द चाइल्ड इतना, कम से कम इतना ऊंचा कि बच्चे को आवाज़ सुनाई दे. एक और चीज़ जो हमने नॉर्मली देखी है कि बच्चे ने हियरिंग एड लगा लिया या इम्प्लांट भी लगा लिया तो पेरेंट्स स्पीक वेरी लाउडली टू द चाइल्ड. उनकी जो आदत होती है ऊंचा बोलने की वो कम नहीं हो पाती है. यहाँ हमें पेरेंट्स को ये बताना होता है कि आपको ऊंचा नहीं बोलना है, बहुत हल्का भी नहीं बोलना है. कीप योर स्पीच वॉल्यूम एट अ वेरी नॉर्मल लेवल. जितने लेवल पर आप किसी से भी बात करते हैं, आप उतने ही लेवल पर बच्चे के साथ भी बात करिए ताकि उसको सुनाई दे. अगर आप बहुत हल्का बोलेंगे तो बच्चे को सुनाई नहीं देगा, ऊंचा बोलेंगे तो बच्चे को ऊंचा ही सुनने की आदत पड़ेगी, वो हल्की आवाज़ों पर ध्यान ही नहीं देगा.
तो द वॉल्यूम ऑफ द थेरेपिस्ट या द पेरेंट्स हैज़ टू बी जस्ट राइट, ताकि बच्चा स्पीच पिकअप कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। मैम जैसे कि अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इसी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में कि हम हियरिंग एड दे देते हैं बच्चे को, उसके बाद ट्रेनिंग भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं, इसमें जो एक पॉइंट था कि हम सेंटेंसेस में बच्चे से बात करते हैं, दैट गिव्स अ मीनिंग टू सम कॉन्टेक्स्ट। अगर मान लीजिए बच्चे का प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो उसको हमने दे दिया, तो मतलब ऐसा होगा कि उसको फुल सेंटेंस में उसको सब कुछ समझ आ जाएगा और he'll be able to pick up all these things. He may not, we are not asking him to pick up the entire sentence. हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम अगर उसके साथ सेंटेंस में बात करें तो वो हमारे को इमिडिएटली रिस्पॉन्ड बैक भी सेंटेंस में करे। वी कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द चाइल्ड, लेकिन कम से कम बच्चे को ये तो पता चले कि जो भी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो एक सेंटेंस में बोली जाती है। इट इज़ नॉट जस्ट इन वर्ड्स के। So it's about making the child aware how to communicate. Yes, it's about total communication, not just teaching words. क्योंकि हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को देखते हैं, ज़रा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स कम टू अस एंड दे से कि हमारा बच्चा वर्ड्स में बोल रहा है लेकिन वो सेंटेंसेस में नहीं बात कर रहा। दी ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ कि पेरेंट्स भी जब बच्चे के साथ बात करते हैं दे टीच द चाइल्ड वर्ड्स। जैसे कई बच्चों में तो टेलीग्राफिक स्पीच जो होती है, दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफिक स्पीच, जिसमें बच्चे ने नाउन सीख लिए, वर्ब्स नहीं आते, तो बच्चा कन्वे तो कर देगा कि क्या हो रहा है, बट दैट सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। देन यू हैव, इन दैट केस यू हैव टू टीच द चाइल्ड वर्ब्स, prepositions, adjectives, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए डिफरेंट Yes. वर्ड्स में। और प्रोफाउंड लॉस वाले के साथ यू कांट बी एबल टू यूज दिस ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच अगर उसने हियरिंग एड लगाया हुआ है तो इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इफ द प्रोफाउंड हियरिंग लॉस केस हैज अ कॉक्लियर इम्प्लांट। क्योंकि कोई भी हियरिंग एड इतना उसको उसके जो एडेड ऑडियोग्राम है उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। लेकिन इम्प्लांट के बाद जब हम बच्चे का एडेड ऑडियोग्राम करते हैं देन यू सी दैट हिज हियरिंग इज़ लाइक नियर नॉर्मल। तो ऐसे ही केसेस में आप बच्चों को सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं एंड दे पिक अप लैंग्वेज। रादर इम्प्लांट, जिन बच्चों का इम्प्लांट हुआ है दे कैन पिक अप 2 लैंग्वेजेस ऑल्सो। नहीं तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स को हम नॉर्मली ये एम्फोसाइज करते हैं कि आप एक ही लैंग्वेज पर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखिए। लेकिन कॉक्लियर इम्प्लांट के जो बच्चे हैं बिकॉज दे हियरिंग इज लाइक नॉर्मल, दे आर डेवलपिंग लैंग्वेज लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, इसीलिए उनके पेरेंट्स को वी डोंट रिस्ट्रिक्ट देम टू वन लैंग्वेज एंड दे आर गोइंग टू नॉर्मल स्कूल्स एंड डूइंग वेरी वेल। जी। Now we will be discussing the next approach, that is a multisensory syllable unit approach. The distinctive characteristics of this approach are multisensory stimulation. The syllable is considered as the basic unit for speech instruction. The teacher applies direct efforts at school towards development of speech units. It emphasizes on the second and the third phase of speech development. हमने पहले डिस्कस किया ऑडिटरी अप्रोच, जिसके अंदर हम लोग जो भी सिखाते हैं बच्चे को स्पीच या लैंग्वेज, उसमें हम एम्फसाइज करते हैं ऑडिशन पार्ट कि दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी थ्रू ऑडिशन। नाउ इन दिस अप्रोच वी टीच द चाइल्ड कि उसके हम सारे सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ये हम मेथड उन्हीं बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिन बच्चों के साथ हम स्पीच नहीं ऑडिशन नहीं यूज़ कर पाते, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती है उनके सुनने में कि उनके साथ ऑडिशन वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाए। सो इसमें हम सारे के सारे सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। टेक्टाइल स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं, ऑडिशन भी यूज़ करते हैं एंड स्पीच क्लूज, विजुअल क्लूज भी यूज़ करते हैं, स्पीच रीडिंग जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर जैसे कि ऑडिशन वाली अप्रोच के अंदर हम लोग सेंटेंसेस में बच्चे को सिखाते हैं, इसके अंदर हम सेंटेंसेस ना यूज़ करते हुए सिलेबल के ऊपर वर्क करते हैं। Unlike the auditory global approach in which speech sounds are taught in an order, the multisensory syllable unit approach, few speech sounds are introduced at a time in a predetermined order. Those sounds which are easiest to learn are taught first, progressing to sounds of increasing difficulty. Now कौन सी sound को पहले सिखाना है, कौन सी sound को बाद में सिखाना है, इस approach के अंदर हम उन sounds को पहले सिखाते हैं जो
आसान होती हैं, जिनका इजी क्लूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प, इट्स अ लेबियल साउंड, वो होठों के आपस में संपर्क से प्रोड्यूस की जाती है प। तो दिस इज़ अ वेरी इजी साउंड। जो बाहर से विजिबल साउंड्स हैं उनको हम बच्चे को पहले सिखाते हैं। प हो गया, ट हो गया, एंड देन वी मूव टू द व्हीलर्स, क, ख, ग हम लोग बाद में चलते हैं। र इज अ लेटर प्रोड्यूस साउंड। मैम जैसे आपने बताया कि इसमें हम सिलेबल्स सिखाते हैं बच्चों को इनिशियली, तो इसमें मतलब आपने बताया कि जैसे प है, हमने वो इजी से स्टार्ट करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम फॉलो करते हैं। अब जैसे प, ब, म, these all three sounds are produced bilabially, so how we can make the child understand that these sounds are different? See, in the initially आप प, ब, म तीनों नहीं सिखाएंगे, आप पहले सिखाएंगे प, ठीक है। देन जब आप उसको ब सिखा रहे हैं तो विजुअली प और ब मोर और लेस सेम है, तो आप कैसे सिखाएंगे? प इज़ अ वॉइसलेस साउंड एंड ब इज़ अ वॉइस्ड साउंड। तो आप साथ में अपना टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी बच्चे को देंगे कि जब आप प प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई मूवमेंट या कोई वाइब्रेशन नहीं है आपके लैरिंग्स में। जब आप ब प्रोड्यूस करते हैं तो अगर आप यहाँ पर अपने हाथ लगाएंगे लैरिंग्स के अंदर तो खुद आप करके देखिए, ब, देयर इज़ अ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड, सो there is another clue, he can feel the difference and then he will be able. ऐसे ही म में थोड़ा सा नेजल आता है, नेजल ममर आता है, तो that you can. So that means this approach is supporting the multi-sensory aspect. Yeah. We are using the tactile and the verbal clues. Yeah. It is recommended that the teacher should maintain in the classroom a visible inventory of each child's development of speech sound. This can be done by considering the phoneme development in three ways: production, that is whether and how well a phoneme can be produced; practice, that is whether a phoneme does or does not occur when prompted and exercised for speech practice; purpose, that is whether the phoneme is used when the child's spoken language is intended for purposeful communication. इस में जब एक कोई भी थेरेपिस्ट या फिर कोई भी टीचर जो इस अप्रोच को यूज़ कर रहा है, दैट टीचर हैज़ टू बी स्पेसिफिक कि वो सारी उसकी जो भी वो मतलब द टीचर शुड बी वेरी मच विजिबल, लाइट एडिक्वेट होनी चाहिए एंड एवरीथिंग शुड बी विजिबल टू द चाइल्ड। कुछ ये नहीं है कि टीचर का मुंह फेस कवर हो रहा है या वो साइड पे आके बात कर रही है, कुछ आ रही है, बिकॉज यू हैव टू गिव ऑल द क्लूज टू द चाइल्ड, सो द विजिबल पार्ट, विजन पार्ट शुड बी वेरी क्लियर। एंड फर्स्ट देर आर 3 स्टेप्स इन इट। फर्स्ट आप पहले एक सिलेबल या एक साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद आप उस साउंड को प्रैक्टिस करवाते हैं, एंड देन थर्ड इज़ दैट आप उसको लैंग्वेज में लेकर आते हैं, देन यू अटैच मीनिंग टू दैट साउंड। जैसे आपने उसको प सिखाया तो पहले आपने प की प्रैक्टिस करवाई, प प प, देन पहले तो आपने उसको प्रोड्यूस करवाया प, देन आपने उसको प्रैक्टिस करवाई प की, एंड देन आपने उसके साथ उसको पर्पसफुल उसकी स्पोकन लैंग्वेज में जाके उसको वो सिखाया कि जैसे प के आपने वर्ड्स ले लिए कि तुम पतंग उड़ाते हो, पतंग, बिकॉज प, and we can use the words in initial, middle and final sounds. Yeah, that will come into the development of a material. Jab whenever you teach any sound to a child, you can feel that either the sound is absent or it is emerging and developed or mastered fully. जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे बच्चे को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, तो हर बच्चे का एक इंडिविजुअल प्लान बनता है, दैट इज़ नोन एज एन IPB, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम. The above can be used as a record of the speech development of the child. Such records are known as individual speech program or individualized educational program. Each of the 3 areas, wise, production, practice and purpose, are divided into 3 areas. Production is divided into production of phoneme in isolation, production of phoneme in syllables, production of phoneme in various phonetic contexts. जब आप एक बच्चे को एक साउंड सिखाते हैं प, आप now we come to the material development, how you developed.
जब आप इस मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं, आपने प लिया या ब लिया, कोई भी साउंड लिया आपने, आप पहले सिर्फ प को सिंगली प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। देन आप उसको सिलेबल बनाएंगे, उसका प, पी, पे, पो, मीन्स ऑल कॉन्सोनेंट्स आर एडेड, आ, ई, को, एवरीथिंग इज एडेड। देन आप इनके वेरियस कॉम्बिनेशंस करेंगे एंड द टीचर, अगर you have the activity which you will use to teach all these things depends upon the age of the child. अगर एक बच्चा 7 या 8 साल का है तब आप उसको ऐसे भी सिखा सकते हैं, there is no need of some game or something. बट यही अगर कोई छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, या फिर अगर कोई 7 साल का बच्चा है और उसको साथ में मेंटल रिटार्डेशन या कुछ और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, then you can make a game of it. कार्ड्स बनाइए, more interesting, and then you should have a cards for it. And इसके बाद आपके पास एक वर्ड लिस्ट एक तैयार होनी चाहिए जिसमें जो आप सिलेबल उसको सिखा रहे हैं उसके 10-15 वर्ड्स इनिशियल में होने चाहिए, 10-15 वर्ड्स मिडिल के होने चाहिए एंड 10-15 वर्ड्स जो हैं वो फाइनल के होने चाहिए। जैसे कि पतंग, लापता एंड कप। पतंग में बीच में आ गया, लापता में बीच में आया एंड कप में आखिरी में फाइनल पोजीशन में आ गया। द सिलेबल विच यू आर टीचिंग टू द चाइल्ड यू शुड मेक इट प्रैक्टिस कि वो हर पोजीशन में आप उसको सिखा रहे हैं। नाउ द प्रैक्टिस इज डिवाइडेड। पहले आप उसको जब सिखाते हैं तो आप उसको इमिटेट कराते हैं, अपने पीछे उसको बुलवाते हैं कि now let's take some other example. Suppose क you are teaching to the child. क आप उसको अपने पीछे इमिटेट करवाते हैं, देन आप उसको बोलते हैं कि इसको ऊंचा ऊंचा पढ़ो। Now we are talking about the phoneme. Phoneme it has a meaning. तो वर्ड्स को वो ऊंचा पढ़ेगा, जैसे कागज, कबूतर, तकिया, इसमें क मिडल में है। Practice the phoneme and extended memory. Then आप उसको, because now the child has to put this into the memory part also. तो आप उसे पूछोगे कि तुमने क्या पढ़ा था, कौन से वर्ड्स पढ़े थे, क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तब आप कैसे कबूतर लिखा है आपने तो आप क को नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं सो दैट द चाइल्ड नोज कि मुझे ये बोलना है जी। ठीक है ना। पहले हम लोग रीडिंग पे जाते हैं और बाद में हम लोग कन्वर्सेशन पे आते हैं। इसका ये रीज़न होता है कि जब आप रीड कर रहे हैं तब आपको ये नहीं सोचना कि आपको क्या बोलना है। मैम जैसे आप बता रहे हैं कि हम डिपेंड करते हैं कि इनिशियल, मिडल और फाइनल पोजीशंस में हम डिफरेंट सिलेबल्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर जैसे आपने एग्जांपल लिया कागज़ है, क हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसमें जैसे ग एसोसिएटेड साउंड है, अगर बच्चे को उसमें डिफ़िकल्टी होती है बोलने में तब उस केस में हम क्या करेंगे? बिकॉज व्हेन यू आर टीचिंग क एंड आपने, बिकॉज क, ग, ख ये पूरी एक साउंड है, एक लाइन है साउंड्स की, ये सारी की सारी साउंड जो है वो व्हीलर साउंड्स कहलाती है। अगर आपने क सिखाया है तो इट्स वेरी अनलाइकली कि उसका ग गड़बड़ होगा, बट अगर गड़बड़ आता भी है, अगर वो कागज़ को का ठीक बोल रहा है बाकी ग को कुछ और बोल रहा है, देन यू नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट। We have to focus on the target sound unless और until वो साउंड एक और जो साउंड उसके साथ एसोसिएटेड है वो आप उसको पहले सिखा चुके हैं। सपोज आप उसको ग सिखा रहे हैं, ठीक है, ग के अंदर आप उसको कागज़ बुलवाते हैं और क आप उसको पहले सिखा चुके हैं। अगर तभी वो ग सिखाते हुए कागज़ को गलत बोल रहा है और का आप उसको सिखा चुके हैं, उस समय आप उसको करेक्ट करेंगे का के लिए भी। बट अगर आप उसको वो साउंड पहले नहीं सिखाई हुई है तो हम इंडिविजुअल साउंड को फोकस करें। हाँ, अगर आपने पहले उसको वो साउंड नहीं सिखाई हुई, तो अगर सिखाई हुई थी पहले वाले सेशंस में तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट साउंड आल्सो। मैम जैसे ये हम डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर रहे हैं और इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो वाइल फॉलोइंग दीज अप्रोचेस हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड कि बच्चा इतना लर्न करेगा कि इतना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए बच्चे का? सी दिस इज व्हाट आई हैड मेंशन्ड इन माय स्लाइड दैट आप देयर आर 3 आंसर्स कुड बी। या तो बच्चा उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, या उसको डिस्टॉर्टेड लेवल पे प्रोड्यूस करेगा, या उसको फुल्ली गेन कर लेगा। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है और बच्चा कितना कॉपरेशन दे रहा है आपको। सपोज
एक बच्चा है जो बहुत अच्छा करता है, जिसके पेरेंट्स भी मोटिवेटेड हैं, और अगर वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो यू नीड टू फोकस ऑन इट। और कभी कभी ये होता है आपको एक सेशन में छोड़ना भी पड़ता है बच्चे को, बिकॉज आपको लगता है आज ये इतना ही कर ले वही बहुत है, नेक्स्ट टाइम आई पिक हिम अप, आज चलो इतना ही इसने पकड़ लिया यही बहुत है। So it depends on the individuality. Yeah, and it depends upon the therapist skills also. Then practicing the first is that आप उसको imitate करा दे, then the practice the phoneme on reading aloud, then on the extended memory. Purpose is divided into use of the phoneme on prompted response, use of the phoneme in a formulated answer, use of the phoneme in spontaneous speech. अब आपने उसको सारे levels पे सब कुछ practice करवा लिया। Now आप उसको prompt करोगे, आप उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसका आंसर वही हो जो आप चाहते हैं और वही सिलेबल हो, जैसे कि ओपन सेट जिसको हम क्लोज सेट सॉरी जिसको हम बोलते हैं। ऐसे आपने उसको पतंग सिखाई थी तो प सिखाया था आपने उससे, तो आप उससे प के शब्द पूछना चाहते हो तो आप उसे क्या बोलोगे कि 15 अगस्त में हम क्या उड़ाते हैं आसमान में, तो द आंसर कैन बी ओनली पतंग, कुछ और तो नहीं हो सकता। तो नाउ यू विल, दिस इज अ फॉर्मुलेटेड आंसर, एंड देन यू विल टॉक टू हिम जैसे कि मतलब हम बच्चे से बात करेंगे और हम जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हम फॉर्मुलेट करें कि बच्चे उसी का प्रॉपर एग्जाम्पल दें। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर हम प सिखा रहे हैं, पतंग बच्चे को बोलना है, तो हम उसको एग्जाम्पल देंगे कि 15 अगस्त को हम क्या उड़ाते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो एक ही आंसर होगा, ऑब्वियस आंसर होगा, वो पतंग ही होगा। और हम उसका और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि अगर जैसे बच्चा खाना खा रहा है, हम उसको ख सिखा रहे हैं, तो हम बच्चे को पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो बच्चा यही बोलेगा कि मैं खाना खा रहा हूँ। और इसमें बच्चे का ये भी पता चलता है कि उसने खुद से साउंड अक्वायर कर ली है या नहीं, तो उसकी खुद की मेमोरी के ऊपर के ये मैंने ये पर्टिकुलर वर्ड बोलना है और इसी तरीके से बोलना है, तो वो साउंड उसने पिकअप कर ली है, उसके सिस्टम में, उसके नॉर्मल बोलने के सिस्टम में वो साउंड आ गई है या नहीं, ये भी पता चल जाता है इससे। जी। And then you will use that sound in a spontaneous speech. So suppose you have taught him a कागज और खाना, then you will talk about आपको ख से ही वर्ड्स लेने हैं और आपने या फिर क से ही वर्ड्स लेने हैं, तो अरे हम किस पे लिखते हैं, कागज़ पे लिखते हैं, कागज़ में किससे लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। तो मतलब वोकैबुलरी उसकी इसके अकॉर्डिंग बनानी है कि अगर जैसे हम बच्चे के साथ कोई सिचुएशन बना लेते हैं प्ले वे में, तो थेरेपिस्ट कैन राइट समथिंग लाइक दिस और कैन आस्क द चाइल्ड व्हाट आई एम डूइंग, एंड द थेरेपिस्ट शुड प्लान द सेशन बिफोर। ये नहीं है कि बच्चा आपके सामने आ रहा है एंड उस समय आप, बिकॉज देन आप यही सोचते रहोगे कि मैं, जैसे हम अभी बैठ के सोच रहे हैं कि कौन सा वर्ड हम क्या लगाएं, तो द थेरेपिस्ट जब थेरेपी ले रहा है बच्चे के साथ तो उसको उसके प्लान पहले उसके पास होता है, एंड ही शुड मेक हिज प्लान कि मेरे को अगर उसने आज क सिखाना है तो उसके पास क की वर्ड लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उसके पास क के सेंटेंसेस भी तैयार होने चाहिए जिसके अंदर क जो है वो बहुत यूज़ होता है। हमने बहुत सारे थेरेपिस्ट को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बोलेंगे ऐसा क से सेंटेंस बनाओ जिसके अंदर क बहुत ज़्यादा होगा, कलम से कागज़ पर लिखते हैं, एंड देन दे विल टेल द चाइल्ड टू रीड दैट सेंटेंस। इट डजेंट हैव एनी मीनिंग, ये स्टेज नहीं है, इवन दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। You have to develop a situation in which you are talking about the words which have क in it. पहले तो हम बच्चे को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस ही करवाएंगे क साउंड की, तब हम उसको फिर ऐसे रिपीटेड साउंड सेंटेंसेस फॉर्म में लेंगे। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, यू कांट जस्ट लीव। अगर आपने उसको एक क सिखा के छोड़ दिया है और उसको हर लेवल पे प्रैक्टिस अगर आपने उसको नहीं कराई है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड कि वो जब स्पॉन्टेनियस स्पीच में बात करेगा तो वो क को ठीक बोले, वो क को ता ही बोलेगा जो वो गलत। तो प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, हमने जो अभी अप्रोच डिस्कस की दैट वाज मल्टी सेंसरी अप्रोच, एंड वी आर यूजिंग डिफरेंट सेंसेस ऑफ अ चाइल्ड टू प्रमोट द स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। और बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, किस तरीके से हमें बच्चे को समझाना है, सिलेबल्स को फॉलो करते हुए कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जो कि एक हमारा इम्पॉर्टेंट टीचिंग प्रिंसिपल है। ये अभी तक हमने इस अप्रोच में जाना, बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर
एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक के हमने अपने डिस्कशन में ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के बारे में बात करी और मल्टी सेंसरी अप्रोच के बारे में बात करी। इन अप्रोचेस के अपने डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू बी फॉलोड। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद आवर एक्सपर्ट। अभी तक हमने दो मेथड्स डिस्कस करी। एक मेथड था ऑडिटरी वर्बल थेरेपी अप्रोच और दूसरा मेथड था मल्टी सेंसरी मेथड। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये था कि ऑडिटरी मेथड के अंदर हम ऑडिशन को इस्तेमाल करके स्पीच सिखाते हैं और मल्टी सेंसरी मेथड में वी यूज़ ऑल द सेंस ऑर्गन्स टू टीच द साउंड टू द चाइल्ड। नाउ द थर्ड मेथड इज़ अ डेवलपमेंटल मॉडल। A normal hearing child acquires speech in a particular order and pattern. The developmental model uses the same order and pattern to teach speech to the hearing impaired child. The purpose of this model is to enable the teachers to develop speech in the hearing impaired child in a systematic and effective way at two levels, phonetic and phonological. इस डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर हम एक हेयरिंग इम्पेयर्ड को जो स्पीच सिखाते हैं वो उसी पैटर्न में सिखाते हैं जो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल ऑर्डर होता है। आपको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, अगर आप वो चाहे इंडिया में बॉर्न हो, चाहे वो यूएस में बॉर्न हो रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हो रहा हो, जो स्टार्टिंग जो वो वोकलाइज करता है वो सब बच्चों की मोर और लेस जो साउंड्स हैं वो सेम होती हैं। धीरे 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 वो वही साउंड्स को वोकल आ ऊ जो भी वो आवाज़ें निकालते हैं, धीरे धीरे 4-5 मंथ्स में जाकर वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है। मतलब जो वो लैंग्वेज अपने आसपास में सुन रहे होते हैं, फिर वही सिर्फ साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है जो आसपास के इन्वायरमेंट में साउंड जो है वो मौजूद होती है। मतलब इनिशियली वोकलाइजेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज इन एनी प्लेस। आफ्टर दैट द वोकलाइजेशन बिकम स्पेसिफिक। वो इसीलिए क्योंकि जैसे बच्चे ने कोई साउंड प्रोड्यूस करी जो हमारी भाषा में नहीं आती है, तो जो उसके केयर गिवर या जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो उस साउंड को रिन्फोर्स नहीं करते, क्योंकि वो उस साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब बच्चा कोई आवाज़ निकालता है, जैसे रो रहा होता है, तो हमें कहते हैं ना अरे 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 जी, हम हूँ तो नहीं करते जो चाइनीज़ करते हैं। मीन्स एंड देयर चाइल्ड विल नॉट डेवलप दिस हा एंड शा, बट बिकॉज इट इज़ दोज साउंड्स आर नॉट गेटिंग रिन्फोर्स्ड. So that is why initially all vocalization is same for all the babies and slowly it gets लैंग्वेज स्पेसिफिक. तो एक प्रॉपर एक डेवलपमेंटल ऑर्डर होता है. भगवान ने एक नेचर ने एक डेवलपमेंटल ऑर्डर बनाया हुआ है कि पहले ये वाली साउंड्स एक्वायर होंगी, फिर ये वाली साउंड्स और फिर ये वाली साउंड्स. श स र ह दीज आर द लेटर एक्वायर्ड साउंड्स. पूरा एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है. हाँ, नेचर में एक सिस्टम है. अगर एक आप नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंटल देखो तो एक प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके अंदर जो है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. तो इस मेथड के अंदर वो जो थेरेपिस्ट है वो डेवलपमेंटल जो ऑर्डर है उसको फॉलो करता है. द सेम ऑर्डर एज पैटर्न टू टीच द स्पीच द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड. और इस मेथड के अंदर दो लेवल्स होते हैं, एक फोनेटिक और एक फोनोलॉजिकल मेथड होता है. This model is extensively studied by Link and it has various stages, goals and sub-skills.
इस मेथड के अंदर हम ऑडिशन भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी सेंसरी अप्रोच भी यूज़ करते हैं. ज़्यादातर हम लोग ये इस मॉडल में मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करते हैं. इसमें भी हम सारे जो हैं सेंसेस को इस्तेमाल करके ही बच्चे को स्पीच साउंड सिखाते हैं. और ये मेथड और मल्टी सेंसरी मेथड में ये डिफरेंस है कि मल्टी सेंसरी मेथड में वी वर्क ऑन दोज साउंड्स जो ईजी हैं, जो ईजिली विजिबल हैं. उन साउंड्स के साथ हम शुरू करते हैं एंड देन वी मूव टू द डिफ़िकल्ट साउंड्स. इन दिस मेथड डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर हम पहले उन साउंड्स को लेते हैं जो डेवलपमेंट में पहले आती हैं. हम ये नहीं देखते कि कौन सी आसान है कौन सी मुश्किल है. हम वो वाली साउंड्स लेते हैं जो एक नॉर्मल बच्चे के अंदर पहले आती हैं और उन्हीं साउंड्स को हम पहले लेते हैं. और इसमें 2 लेवल्स पे वर्क करते हैं, फोनेटिक पे और फोनोलॉजिकल. Each stage has 2 levels, phonetic and phonological. Each of the 7 stages of acquisition consist of a number of target behaviors. What are target behaviors? Target behaviors are short-term goals upon which the teacher can make an individual plan for each child depending upon the child needs. To achieve each target behavior, a number of sub-skills are suggested. इस मॉडल के अंदर हम लोग प्लान्स बनाते हैं, हम टारगेट्स बनाते हैं. टारगेट क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म गोल, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है. आपका ये गोल है कि आपने पेशेंट को बच्चे को व्हीलर साउंड सिखानी है. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल. व्हीलर साउंड्स आर मेनी, क ख ग, दिस फुल लाइन इज ऑफ अ व्हीलर साउंड. आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि आपने उसको क सिखाना है. ये और मल्टी सेंसरी अप्रोच का एग्जाम्पल हो गया. इसके अंदर जो डेवलपमेंटल मॉडल है इसमें आपने टारगेट बनाया कि मुझे बच्चे को जैसे कि सपोज़ ब सिखाना है या ख सिखाना है या ग सिखाना है, तो आप वो क्या सिखाओगे? व्हाट विल बी योर शॉर्ट टर्म गोल? योर शॉर्ट टर्म गोल विल बी टू टीच वॉइसिंग टू द चाइल्ड. सबसे पहले स्पीच सिखाने के लिए आपका सबसे पहले टारगेट क्या होगा? जो बच्चा बोलता ही नहीं है, आप उसको सबसे पहले क्या सिखाओगे? आप उसको क ख ग तो नहीं सिखाएंगे. आप उसको डेवलपमेंटल मॉडल के अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले उसको वोकलाइजेशन सिखाएंगे कि बोलना होता है, कि आवाज़ निकालनी होती है गले से. जी मैम, जैसे ये आपने गोल्स बताए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, तो कैन वी एक्सपेक्ट सम टाइम पीरियड फॉर दीज गोल्स? मीन्स जैसे कि हमने गोल प्लान किया, शॉर्ट टर्म गोल की हमें बच्चे को वॉइसिंग सिखानी है या ये सिलेबाइल सिखाना है, तो उसमें क्या हम ये time period also, yes, you fix a time period also. That, see, short term goals you make for a session. You can make a there is a long term. First, always when you make a therapy program, you have a 3-month goal. You make 3 months goal and then you make 1 month goal and then उसके अंदर से you make for a 1 week goal. कि 1 month का goal है, एक because the child never, one should never call a patient regularly. This is a wrong practice to call a patient every day, because then it becomes a teaching session, it becomes a school. He will not enjoy your sessions. So therapy always, either it should be once in a week or twice in a week. According to me, it should not be regularly. It is also not recommended, no? It is not. And secondly, उसमें ये भी हो जाता है कि पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने नेक्स्ट से थेरेपी के लिए जाना ही है, सो देन दे डोंट वर्क वेरी हार्ड विद द चाइल्ड. क्योंकि अगर उन्होंने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी तो द सेम थिंग कैन बी डन इन द नेक्स्ट थेरेपी सेशन इन व्हेन दे आर गोइंग. एंड वैसे भी कॉमन नोशन पेरेंट्स में हो जाता है कि जब बच्चे रेगुलरली थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो हमें घर में करने की क्या जरूरत है. बट आई थिंक द पेरेंट्स शुड नो कि दे थेरेपिस्ट इज टीचिंग देम, मोटिवेटिंग देम, बट the child is maximum time with the parents. So इसीलिए पेरेंट्स को ज़्यादा काम करना चाहिए. इसीलिए ये एम्फोसिस किया जाता है कि पेरेंट्स सीख लें क्या कराया जा रहा है, सो दैट द सेम थिंग कैन बी कैरिड ओवर एट होम. और उसके ऊपर पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि जो काम पेरेंट को दिया गया है वो काम फिनिश करके सो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. जी. So it has 7 stages of acquisition, and then now we have discussed about how to make a goal. To develop any given target behaviors, the teacher must select first the various sub-skills, carry it through plan her teaching strategy, evaluate the result of her work,
If the sub-skill has been mastered, she may proceed to teaching the next sub-skill. If not, she must replan her work using different strategies and material. जब आप एक टारगेट बनाते हैं या एक आपने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे इस सेशन में इसको ये सिखाना है, एंड इफ़ बाय चांस अ थेरेपिस्ट और अ टीचर इज़ नॉट एबल टू अचीव दिस, देन शी शुड रीप्लान एंड रीथिंक अबाउट हर गोल्स, क्योंकि मे बी वो या तो बच्चे के अप्रोप्रिएट चाइल्ड अप्रोप्रिएट गोल्स नहीं है, या तो वो ओवर एस्टिमेट कर गई है बच्चे को या अंडर एस्टिमेट कर गई है. Now there are, in this model, as we have discussed, that we work at two levels, phonetic level and the phonological level. So, and there are 7 stages in this model. The stage 1, vocalization freely. On इस slide को you look at very carefully. When you are working at stage 1, then phonetically you will ask vocalization freely and on demand. आप बच्चे को vocalize करने को बोलोगे freely, without any meaning, and without वो कर रहा है and you are doing it with him, and then it will be on demand, that whenever you want the child to vocalize. अब इसके साथ की activity कौन सी होगी आपकी? Suppose you are playing a ball, आप बच्चे के साथ एक बॉल को खेल रहे हैं. Whenever you get a ball or you throw a ball, you start vocalizing, and then the child gets an idea that whenever I have this ball with me, I have to vocalize. So this is an activity associated with this. Then phonologically, how you will work? Use of vocalization as a means of communication. That जब आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे बच्चे को कुछ चाहिए, एक hearing impaired बच्चा है, जब उसको कुछ चाहिए तो वो इशारे करता है या पॉइंटिंग करता है, तो you have to teach him that इशारे नहीं करने हैं, you vocalize something, then it is on demand. Phonetically, when you are working, you have taught him that he has to vocalize it. Now when you are coming to phonological level of it, then you have to associate meaning to it. Phonological is a meaning, is a meaningful utterances. So at that time you will tell him that whenever he is communicating, if he wants something, he has to vocalize, he has to produce something, then only his demands will be fulfilled. This is a stage 1, and we know that this is a stage 1 of every child, vocalization. Then the stage 2, use of suprasegmental patterns. Then you will teach the child the suprasegmental patterns. Suprasegmental patterns are the variations in your speech. Use of different voice patterns meaningfully. You can use sounds in it, songs in it, music इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, and then a person can vary the speech also. जैसे कि आप जब बात कर रहे हैं तो एक ऐसे बात करते हैं, मैं तुम्हारे घर में आया, मैं तुम्हारे घर में आया, मतलब the variation should be there in the speech. and जो भी टीचर या जो भी केयर गिवर या जो भी आसपास के लोग होते हैं, they should do it in an exaggerated manner. Like we have also in common life, like if I'm talking to you, it's a different variation, and if I'm talking to my friend, it's a different variation. These are the different intonation patterns जो हम बच्चों के लिए या जो हम किसी से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा जितना इंटोनेशन हमारा वेरीड होगा, these are the suprasegmental features. तो इनसे भी बच्चा ध्यान देता है. And for good communication, variations should be there. And phonologically when you are working, then जब आप बच्चे के साथ प्यार से बोल रहे हैं, तब आपका पैटर्न दूसरा होगा, हाँ क्या हुआ. एंड जब आप उसको डांट लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, then your expressions, your intonation pattern changes, and you have to use it in a more exaggerated pattern. जो normally आप बोलते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्सप्रेशंस देकर बच्चे के साथ बोलेंगे. दिस विल कवर द स्टेज 2. नाउ द स्टेज 3 इज़ दैट एक्वायर्स ऑल वॉवल्स और डिप्लॉन्ग्स विद वॉइस कंट्रोल. पहले बच्चा जो है वो वावल्स सीखता है, तो आप इस मेथड के अंदर भी बच्चे को सारे वावल्स सिखाएंगे, एंड फोनोलॉजिकल लेवल पे आप उन वॉवल्स के साथ वर्ड सिखाएंगे. ये सिखाना इज़ द सेम एज इन दिस मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसमें आप पहले सिलेबल पे वर्क करते हैं, देन कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेबल्स, एंड देन यू गो टू द वर्ड लेवल. देन स्टेज 4 के अंदर यू फर्स्ट
आप कॉन्सोनेंट सिखाते हैं बाय मैनर, कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं. जैसे प सिखाया आपने, एक प सिखाया, एक आपने क सिखाया. मैनर है ना, डिफरेंट मैनर जी. है. And acquires consonants by the, then you work on the different consonants by the place. Then in stage 6 you acquires consonants by voicing, and then stage 7 may acquires initial and final blends. Blends are very difficult, so you work on the blends in the last. So I'll just summarize this. First you work on the vocalization part, then the child has to vocalize freely. पहले आप उसको वोकलाइजेशन सिखाएंगे, देन आप उसको वोकलाइजेशन ऑन डिमांड सिखाएंगे. जब वेन एवर देर इज़ अ नीड और वेन एवर यू वॉन्ट समथिंग, और जब या फिर यू हैव टू कम्युनिकेट विद समबडी, यू हैव टू वोकलाइज. देन यू विल वर्क ऑन द सुप्रासेगमेंटल फीचर्स, दैट देर इज़ अ प्रोसोडी, इंटोनेशन पैटर्न्स. You will teach that to the child, and then you will work on the vowels, then you will work on the consonants by manner, and then the place consonants, and then you will teach voicing of the consonants, and then finally you will work on the blends. Ma'am, if you are talking about the normal conversation or normal communication part, so what is the age that we can consider that till this age the child should be able to communicate properly? जैसे आपने बताया कि 1 year Normal one child should communicate properly. जैसे 1.5 year में आपने बताया फर्स्ट वर्ड एक्वायर होता है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स. तो By एक 7 ऐसा years, बाय 7 years. हाँ, उसकी Language. स्पीच एंड लैंग्वेज, क्योंकि तब तक बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्पीच साउंड्स आर आल्सो अक्वायर्ड बाय द एज ऑफ 7 years. एंड लैंग्वेज भी बच्चा every day he is acquiring more and more language, he is acquiring more and more words. तो उसकी vocabulary भी by the age of 7 years, उसकी vocabulary भी like an adult language की जितनी हो जाती है. Plus उसकी by the age of 7 years he has almost developed, almost acquired all the speech sounds. तो इसीलिए by the age of 7 years उसकी language should be speech and language should be adult like. मैम, जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेजेस में बात की थी, फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल लेवल पे, उसमें आपने बताया वॉइसिंग होता है, वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की हमने बात करी थी. जैसे आई हैव सीन अ चाइल्ड कि अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन उससे अगर हम करते हैं तो वो नहीं करता, उसको स्टटरिंग होती है, हकलाता है वो बोलते रहे. बट अगर वो रोबोटिक स्टाइल में बोले तो वो फ्लुएंटली बोलता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? सी जो ये हमारी डेवलपमेंट होती है, जैसे मैम ने बताया, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट. ओके, जो न्यूरोलॉजिकल द लास्ट, अगर आप ब्रेन की एनाटॉमी देखो तो कॉर्पस कैलोसम इज़ द लास्ट ऑर्गन जो डेवलप करता है, एंड दैट इज़ एट द एज ऑफ अराउंड 11 years. 7 to 11 years तक हमारा जो ब्रेन है वो ग्रो करता रहता है. जैसे कि एंड तभी जैसे जैसे वो ग्रो करता रहता है, यू स्टार्ट एक्वायरिंग द डिफ़िकल्ट साउंड्स बिकॉज इट नीड्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्टिकुलेटर्स. जब आप बोल रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एक बच्चा है जो नॉर्मल बात करते हुए हकलाता है बट रोबोटिक स्पीच में नहीं हकलाता, बिकॉज जब वो रोबोटिक स्पीच में बोल रहा है तो ही इज़ गिविंग टाइम बिटवीन द वर्ड्स. How a robot speaks, मेरा नाम, there is no suprasegmental, there is nothing, and there is a gap between this. So मोनोटोनस स्पीच. monotonous speech होती है, and there is a gap, time gap between the two words. So उसमें क्या हो जाता है, उसके पास टाइम आ जाता है कोऑर्डिनेट करने का. उसके जो न्यूरोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसका ब्रेन कि वो फास्ट स्पीच को कोऑर्डिनेट कर सके. ऐसे भी हम जब स्टटरिंग की थेरेपी लेते हैं तो वी ट्राई देम दैट यू स्लो डाउन योर रेट ऑफ स्पीच. कोई भी मेट्रोनोम या कुछ भी लेकर उसको वो सिखाते हैं हम लोग. what is our aim? Our aim is that first he should learn how to coordinate. That is why singing maybe the child will never stutterer will never stutter in a poem or in a song. Why? Because he gets a time to plan his articulators. तो इसीलिए मेनली प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन में होती है. तो दैट्स वेयर द चाइल्ड फेसेस See, प्रॉब्लम. it's not that कि coordination में होती है. You have their system is not coordinated well. So you अगर आपको कोई भी चीज़ को सिखाना है तो पहले उसको स्लो चलाना पड़ेगा, देन ही आप उसको फास्ट चला पाएंगे ना. So that is why उसको पहले आप उसको सिखाते हैं and then you train him in the normal conversation. जी.
Activities which the teacher can use in order to elicit the laughter can be tickling, physical play. The following reinforcement can be given: patting on the child's back, pressing him, give the child his favorite toy to play. As soon as the child starts vocalizing involuntarily, the teacher should select vocalization on demand as her next goal. This is the answer to your question. You were telling me when to go next. When your first goal is achieved, you go to the next goal. And when you achieve that the child is now vocalizing involuntarily, then your next goal should be that you want him to vocalize on demand. This goal can be achieved by carrying out the following activities. Do not respond or respond slowly when the child communicates non-verbally. React quickly and pleasantly from verbal means of communication. Games or activities which you can use is games such as showing or catching the ball. Give the ball only when the child vocalizes. Simon Says, clap your hands, then imitation of vocalization. You can play that Simon Says game also when you want the child to vocalize. So these are the different activities that we can give to the child, and that a therapist or a teacher can give different activities that we are discussing under the developmental model. मैम इसके आगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और गेम प्लान कर सकते हैं? Okay, the teacher can play games such as long as the child vocalizes, the teacher may move a toy or car along the road or move the toy train along the track. The teacher can continue to pour sound or liquid into a long vessel as long as the child sustains vocalization for 3 seconds. The teacher can draw a line in the paths drawn at an interval of 3. At these paths, the teacher can stick small appropriate sized pictures. The teacher can be made to vocalize until he remarks different pictures at different points. See, या तो आप एक toy ले लीजिए, हाँ, the teacher is moving the toy till the child vocalizes. As soon as the child stops vocalizing it, you stop moving the toy. So the child gets a hint that when I will vocalize, this toy will move. This is a kind of a reinforcement which you are giving to the child. और you can take a big vessel and उसके अंदर आप sand डाल रहे हैं, या you are putting a water in it when the child is vocalizing. As soon as the child stops vocalizing, you stop doing it. For children with profound hearing loss, following strategies should be used. Profound hearing loss who are not benefiting also from the hearing aids. Enable or teach the child to vocalize the low pitch. How you will do to teach him the low pitch? Ask the child to lower his chin towards the chest and relax arms and shoulders. Child's attention should be directed to the low pitch produced. When you lower your neck and you produce sound, you produce the low pitch. So अगर एक hearing impaired child है, उससे आप low pitch कैसे vocalize कैसे कराएंगे low pitch के अंदर? Because you have to teach him the variation. You have to teach him how to produce a low pitch, how to produce a high pitch. So initially low pitch कराने के लिए you tell him to lower his chin and produce the sound becomes बहुत मोटी सी sound आती है. That is a low pitch. Another method is to apply down the word pressure on thyroid cartilage. This reduces the tension on the vocal folds and increases their mass and thus lowers the pitch. जब आप नीचे करते हैं तो आप टेंशन को डिक्रीज कर रहे हैं और टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं आप जब आप और वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है उनको शॉर्टन कर रहे हैं. दिस हेल्प्स इन गेटिंग द लो पिच. Similarly, ask the child to raise his neck and say this increase the tension in the vocal folds and thereby increases the pitch. मैम जैसे कि ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज थी जो हमारे एक्सपर्ट ने बताई, दैट शुड बी फॉलोड फॉर द चाइल्ड विद द प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, और उसमें किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैसे मूवमेंट्स करनी चाहिए और हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, ये एक्सप्लेन किया हमारे एक्सपर्ट ने. बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे. Thank you. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati.
She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है. Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं. NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं. क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है. मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है. प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें. इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं. कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो. इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है
जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किए डिफरेंट अप्रोचेस और उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हुए किन पोजीशंस का ध्यान रखना चाहिए, मेथड्स को कैसे फॉलो करना चाहिए और उनके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सीखा कि बच्चे को किसी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को लो पिच और हाई पिच कैसे सिखाते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर क्षमता नहीं है, बिल्कुल भी रेसिडुअल हियरिंग नहीं है और उसकी रेसिडुअल हियरिंग को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे सिखाएंगे पिच वेरिएशन। If the child has no useful residual hearing, he can feel the upward and the downward movement of the teacher's larynx as he alternatively produces high pitch and a low pitch vocalization. Then by feeling his own larynx, he can attempt to match his own laryngeal movements with what of the teachers. जैसे कि आपने बच्चे को बोला कि पिच प्रोड्यूस करो, गले को ऊपर और नीचे किया, ऊपर करने से आपकी हाई पिच आ रही है, नीचे करने से आपकी लो पिच आ रही है. The child can feel this and he can see this and he can do the same movement to change the pitch. Children with no residual hearing may be able to hear the high-pitched sounds of the aeroplane. A taped sample of the airplane can be played to the child in order to help him identify that this is a high pitch. For identifying low pitch, the sound of a dog bark can be taped and played to the child. Now, varying pitch between low, high and high, low while vocalizing a. This skill can be developed when the child can vocalize in high and a low pitch. Now, हमने पहले different sounds को लिया था, अब एक ही sound के अंदर उसको high भी करना है और उसको low भी करना है. Can represent it by raising or lowering her hand. What you can do is you can tell him high pitch and you can use your hands also. Pitch breaks can occur, which is very normal in hearing impaired. The teacher should work at establishing one pitch, either low or high first, and then stabilize the other. In hearing impaired child, pitch breaks बहुत बार आते हैं. Means these are the pitch breaks which comes, and the teacher should stabilize this pitch. Like before going कि ये low है, high है, जो एक वो pitch produce करता है, उसको वो stable उसको पहले stabilize करे and then you move to the different pitch. At phonetic and phonological level, that is acquiring all diphthongs and vowels and using different vowels to approximate words. Now हमने stage 1 discuss करी जब हम बच्चे को vocalization सिखा रहे थे. Then हमने stage 2 discuss करी जिसमें हमने बच्चे को suprasegmental सिखाए. Now the third stage is when we are teaching vowels to the child. Vowels in Hindi are a, e, u, o. Commonly heard diphthongs in Hindi. The subskill for production of each vowel are different shaping of the vocal tract. To be able to maintain each vocal tract configuration for at least seconds, rapid repetition of each vowel, being able to repeatedly alternate the articulators so that they can assume position for each vowel. See, जब हम एक vowel प्रोड्यूस करते हैं तब हमारे जो वोकल ट्रैक्ट होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है. आर्टिकुलेटर्स जैसे अब आ प्रोड्यूस कर रहे हैं आ, तो होल ट्रैक्ट इज ओपन. जब आप ऊ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिप्स गेट टाइटेंड अप. ई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लिप्स गेट स्ट्रेंथेंड अप. तो जो डेवलपमेंटल मॉडल है, फर्स्ट इज वोकलाइजेशन दैट वी हैव टॉट. Then we have taught the suprasegmentals. Now we are teaching the vowels, and vowels they differ in the vocal tract configuration. So you have to teach the child
how to change how you can adjust your vocal tract. First, when you're producing the child should produce for some few seconds, and then you teach e, then you teach oo, and then alternatively you should tell the child to produce e, oo consecutively, so that the tract as well as your nervous system is habitual in changing fast. As जब आप नॉर्मली बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली और बहुत फास्ट सब कुछ चेंज हो रहा होता है. Subskill 1 is different shaping of the tract. The following strategies are used: auditory strategies, tactile strategies, visual strategies. Here we will talk कि जो साउंड सिखाने के लिए जब हमें डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करने हैं. वन इज़ द ऑडिटरी स्ट्रैटेजी, टैक्टाइल एंड विजुअल. ऑडिटरी स्ट्रैटेजीज में यू टीच थ्रू ऑडिटरी इमिटेशन. Here the hearing impaired children can mostly hear the back vowels. यहाँ पर भी हम जैसे हम ऑडिटरी वर्बल अप्रोच की बात कर रहे थे कि हम ऑडिटरी स्ट्रैटेजीज़ को सिखाने के लिए हम पहले बच्चे को वो आवाज़ बोलेंगे ताकि बच्चा वो आवाज़ सुनकर फिर वो उस साउंड को इमिटेट कर सके, उस साउंड को वापस बोल सके. द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर एबल टू हियर द बैक वॉवल्स वेरी वेल. उनको बैक वॉवल्स जैसे क ख ग ये सब उनको ज़्यादा अच्छे सुनाई देते हैं रादर दैन द फ्रंट वॉवल्स, या जो और फ्रिकेटिव्स ये जो साउंड्स हैं वो उनको कम सुनाई देती हैं. व्हीलर्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं बच्चों को. Visual strategies, the simpler ways of using visual strategies are using a 3-dimensional model which allows the teacher to manipulate an artificial tongue within a visible mouth cavity. You use line drawings, using hand shapes, that is for example using one hand to indicate position of the tongue and another to indicate position of the hand plate. Move the hand representing the tongue to indicate position of the tongue in production of that particular vowel. Now 3-dimensional model में जब हम visual strategies use करते हैं we can use different models जिसमें एक माउथ कैविटी, एक आर्टिफिशियल माउथ कैविटी ले सकते हैं जिसमें एक आर्टिफिशियल टंग भी होती है विच इज़ फ्लेक्सिबल. तो बच्चे को ये सिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक पर्टिकुलर वॉवल या एक पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपनी टंग को किस तरह से प्लेस करना है, टंग किस आर्टिकुलेटर को टच करना चाहिए, दैट यू कैन शो यूजिंग एन आर्टिफिशियल माउथ कैविटी एंड एन आर्टिफिशियल टंग. सिमिलरली आप ड्राइंग्स बना सकते हैं. यू कैन शो मेक द ड्राइंग ऑफ अ वोकल ट्रैक्ट. आपने उसमें टंग ड्रॉ कर ली एंड यू कैन शो कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर योर टंग हैज़ टू टच, your tongue has to be lying free in the mouth to be able to produce a particular sound or a particular वॉबल. डिफरेंट मेथड से हमें ये दिखाना है कि किस तरीके से आर्टिकुलेटर्स मूव करने चाहिए और प्रॉपर प्लेसमेंट. एग्जैक्टली, क्योंकि इन बच्चों को हम पहले सिखा चुके हैं, नाउ वी आर टीचिंग देम द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो उसके लिए वी आर यूजिंग दीज पर्टिकुलर टेक्निक्स, दीज पर्टिकुलर मॉडल्स. इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम उनको करेक्ट प्लेसमेंट सिखा सकते हैं. Using hand shapes, for example, you use one hand to indicate the position of the tongue and the other to indicate the position of the hand plate. For example, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि ट आपने प्रोड्यूस करना है तो you can show कि if this is the mouth, आपने टंग को इस तरह से टच करके ट प्रोड्यूस करना है. तो that is how you can use your hands also to show the child the placement of the various articulators. Rapid repetition of targets. Once the first vowel targets have been achieved and each can be sustained in isolation for about 3 seconds, the child should be taught to say them with the labial consonants, preferably b, example ba, bi, bu. The child should be taught to produce a string of ba, bi, bu on one breath. The same can be done with other vowels also, be, bu, bo, etc. The teacher should take care that there is no diphthongization. And the activities are that nursery rhymes like Baba Black Sheep can be used. Now here जैसे हम vowel सिखा रहे हैं बच्चे को, आ, ई, ऊ, ओ सिखा रहे हैं, तो उसमें एक बार ही बच्चे ने अगर सारे vowels प्रोड्यूस करने सीख लिए तो इट इज़ एसेंशियल कि vowel को एक कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज़ करना है so that the child knows how to use it in combination with a consonant. And it is always advised कि द फर्स्ट कॉन्सोनेंट जिसके साथ आप वॉवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं शुड बी ब.
फॉर और प जो बाइलेबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, प ब म, इनके साथ कोशिश करो, क्योंकि दिस द चाइल्ड कैन ऑल्सो सी, इट इज़ ईजिली विजिबल, द बाइलेबल कॉन्सोनेंट्स आर ईजिली विजिबल। एंड प्रेफरेबली आप ब या प म जो भी सिखा रहे हैं उसको आप आ के साथ इनिशियली कंबाइन करें। तो आपने पहले बच्चे को बा सिखा दिया, एंड देन इट इज़ ऑल्सो एडवाइज्ड के बा बी बू आपने सारे वॉवल कॉम्बिनेशंस दे दिए, और उसके बाद ज़रूरी ये है कि द चाइल्ड शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर साउंड फॉर एटलीस्ट 3 seconds, ताकि उसको आ रेपिटेटिवली एक लंबे स्ट्रेच के लिए बोलने की उसको आदत पड़ जाए। सेकेंडली, अगर हम उसको रेपिटेटिवली बा बी बू करवाएंगे तो ही ऑल्सो नोज कि ऑल्टरनेट फास्ट ऑल्टरनेट मूवमेंट ऑफ द वेरियस आर्टिकुलेटर्स कैसे करनी है, तो वो ब के साथ इमीडिएटली डिफरेंट वॉवल को जॉइन करके उसको बता सकता है, बोल सकता है। एंड द टीचर शुड टेक केयर दैट देयर इज़ नो डिफ्थोंगाइजेशन। डिफ्थोंग्स आर साउंड्स जिसमें देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल य इज़ अ डिफ्थोंग जिसमें ई एंड अ साउंड का कॉम्बिनेशन है, तो बच्चे को बिया इस तरह से नहीं बोलना, इट हैज़ टू बी क्लियर बा या बी या बू, इस तरह से। एंड सर्टन नर्सरी राइम्स या कुछ भी और एक्टिविटीज़ लेकर, बाबा ब्लैक शीप जैसे, क्योंकि उसमें बा रिपीटेड है, तो इसलिए यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी टू टीच द चाइल्ड या टू एलिसिट द पर्टिकुलर वॉवल फ्रॉम द चाइल्ड. The teaching strategies are that the child may use the child's left hand to indicate one vowel and his right hand with another vowel. For example, the teacher can lift the child's left hand while saying E and then the right hand while saying U. The two vowels can be alternated on separate breaths. For example, E on one breath and U on the other. Two vowels can be alternated slowly on the same breath, and the child should be able to achieve the rate of at least 2 vowels per second on one breath. These are just different activities that we are discussing in how to make the child produce a particular vowel. मतलब जैसे डिफरेंट स्टेजेस की जो हमने बात करी थी, हाँ, उसमें हाँ. उन स्टेजेस को एक्वायर करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज दे सकते हैं? एग्जैक्टली तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि आप लाइन ड्राइंग्स यूज़ कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल माउथ कैविटी यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली अनदर एक्टिविटी इज़ कि बच्चे का ही लेफ्ट एंड राइट हैंड यूज़ करके, जब भी टीचर ने हाथ ऊपर, बच्चे का हाथ एक हाथ ऊपर किया, दिस इंडिकेट्स दैट ही हैज़ टू से ई, देन ही हैज़ टू इंडिकेट ऊ, एंड रेपिटेटिव मूवमेंट करके द चाइल्ड कैन ऑल्टरनेट बिटवीन द 2 वॉवल्स, एंड it has to be made sure कि the child is able to sustain one particular vowel for at least 2 seconds, 2 or 3 seconds, and उसको ये भी सिखाना है कि पहले तो एक ही ब्रेथ में, जितनी उसकी एक ब्रेथ है पहले उसमें एक ही वाल बोले. फिर ये भी सिखाना है कि एक ब्रेथ में द चाइल्ड शुड बी एबल टू से more than one वाल. जी. So these are the different activities that can be done with the child. The teaching strategies are, it's just a summary that the teaching strategies are auditory strategies, visual strategies, tactile and auditory. The auditory strategies consist of listening to the teacher and imitating the teacher's model without exaggeration, whereas the visual and tactile strategies can be used by the teacher for teaching the production of plosives, nasal and fricatives. जैसे अभी तक हमने बात करा कि ऑडिटरी स्ट्रैटेजीज में सिर्फ सुनकर बात करना, सुनकर आवाज़ प्रोड्यूस करना, सुनकर लैंग्वेज इस्तेमाल करना, दोज आर दी ऑडिटरी स्ट्रैटेजीज. विजुअल एंड टैक्टाइल स्ट्रैटेजीज में, विजुअल स्ट्रैटेजी में बच्चा देख भी रहा है, एंड टैक्टाइल में ही इज़ ऑल्सो गेटिंग क्लूज विद द हैंड, जिसमें उसको हाथ से बताया जा रहा है कि वॉइसिंग हो रहा है, या उसको नेज़ल साउंड अगर प्रोड्यूस करे तो उसको नेज़ल मर्मर के बारे में उसको बताया जा रहा है. So these are the different strategies which can be used in teaching the child different consonants, vowels and language. जी मैम, जैसे कि आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करी अंडर डिफरेंट अप्रोचेस. द फर्स्ट वाज ऑडिटरी वर्बल थेरेपी अप्रोच, सेकंड वाज मल्टी सेंसरी अप्रोच, एंड थर्ड वाज डेवलपमेंटल मॉडल. और उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं दैट शुड बी फॉलोड, कीपिंग इन माइंड द डिफरेंट प्रिंसिपल्स दैट वी शुड फोकस. और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम कैसे प्लान कर सकते हैं बच्चे के लिए, दैट शुड बी ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट एंड प्लेफुल, सो दैट अ चाइल्ड कैन लर्न मोर एंड मोर टू गेट गुड स्पीच एंड लैंग्वेज फॉर गुड कम्युनिकेशन. और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि उन एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए हम क्या क्या मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं. दैट वाज
ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. जो हमने आज सीखा कि इट वाज रिगार्डिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. Thank you, ma'am, for giving all this information to our viewers. That was all about the today's session. Thank you so much.